तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का ये 4 रोज़ा अदबी फेस्टिवल, जो जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि इसके हमने कल से 3 सेशन किए हैं। आज सुबह से 2 सेशन इसके हो चुके हैं और ये तीसरा सेशन है जिसमें हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू लेकर हाजिर हुए हैं। आम तौर पर ऐसे मौजूआत आपको फेस्टिवल में कम सुनने को मिलते होंगे या कम इस तरह की बहसें मंजर आम पर आती हैं, सामने आती हैं कि जिनमें खिलत की रिवायत पर वो जो एक बादशाह के सामने जो गिफ्ट्स और जो तहाइफ पेश किए जाते थे, जो खिलत कहलाते थे, तो उस खिलत की रिवायत पे हमने एक कोशिश की है कि सोनल साहिबा जो हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं और जो शिवाजी कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और जिनका मौजू ही शाहजहां बादशाह शाहजहानाबाद के जो बादशाह हैं उनका और अंग्रेज़ों का जो खिलत के मामलात थे उस पर इनका काम है। और ये मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पीएचडी की है और इनका इतना काम है कि इन्होंने कई मज़ामीन लिखे हैं और ये मुस्तकिल इस मौजू पर बहस करती रहती हैं। आज हमने इनसे गुजारिश की कि भाई आप जब दूसरी जगह प्लेटफॉर्म्स और आप इस मामले पे गुफ्तगू करती हैं तो आप हमारे साथ भी तशरीफ़ लाएं और हमें भी बताएं और सिखाएं कि ये खिलत की रिवायत जो है इसमें क्या क्या पहलू थे और कैसे डिप्लोमेटिक मामलात थे। तो उसके लिए ये हमारे सामने आज हैं। सोनल साहिबा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त निकाला अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के लिए। इनसे मैं सवालात करूँगा इस सिलसिले में, लेकिन इससे कबल के मैं इनसे कुछ सवाल करूँ, ये एक प्रेजेंटेशन पेश करेंगी। तो सोनल साहिबा, अब हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप अपनी प्रेजेंटेशन पेश करें और उसके बाद हम आपसे सवाल करेंगे। इस सेशन में हमारे साथ अतहर फारूकी साहब और दिल्ली की एक बहुत ही मशहूर मौर्रिख शमा मित्रा चिनॉय साहिबा भी यहाँ मौजूद हैं, जिनका मैं बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। शमा साहिबा का किसी फेस्टिवल में आना और किसी सेशन को उनका ज्वाइन करके बाकायदा सुनना, ये खुद अपने आप में एक बड़ी बात है। हम उनका बहुत इस्तकबाल करते हैं। और सोनल साहिबा, अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें। तालिब जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस फेस्टिवल में शामिल करने के लिए। लेकिन एक शख्स जिसको सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे और आपको दोनों को, प्रोफेसर शमा मित्र चिनॉय, जो मेरे रिसर्च से वाकिफ हैं और उन्होंने कहा कि मुझे इसमें शामिल होना चाहिए। सो उर्दू घर का भी तहे दिल से शुक्रिया कि अभी एक उभरते हुए इतिहासकार को आप लोग सुनना चाह रहे हैं जहां इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं। हम बेसिकली गिफ्ट्स, रिचुअल्स एंड पावर, मुगल ब्रिटिश रिलेशनशिप इन द 19th सेंचुरी, उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी में आने से पहले थोड़ा सा मुगल साम्राज्य के बारे में जाने कि 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में वो क्या रहा था। 18वीं शताब्दी का हिंदुस्तान वो दौर था जिसके बारे में कहा जाता है कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, द एम्पायर ऑफ शाह आलम इज ओनली फ्रॉम रेड फोर्ट टू पालम। क्या बात थी कि मुगलों का इस कदर पतन हुआ, इस पर इतिहासकारों में विवाद है। लेकिन एक सवाल जो है वो ये कि ठीक है, युद्ध हुआ, लोग हारे। 1764 में 1764 बक्सर की लड़ाई में बादशाह शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, इन तीनों की कंबाइंड सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से लड़ती है बक्सर की लड़ाई में। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी इस कंबाइंड सेना को हराती है और इसके तुरंत बाद बादशाह जो हैं एक खिलत भेजते हैं हेक्टर मुनरो को। अंग्रेजी तर्जुमा जो 18th-19th सेंचुरी में बायोग्राफिकल डिक्शनरीज, बाइलिंगुअल डिक्शनरीज प्रोड्यूस की थी, उसमें खिलत का जो ट्रांसलेशन दिया गया है वो ये है कि इट इज अ रोब ऑफ ऑनर फ्रॉम अ सुपीरियर टू एन इंफीरियर। तो ये दिलचस्प बात है कि कैसे एक हारा हुआ बादशाह, युद्ध में हारा हुआ इंसान, एक खिलत जो है जीते हुए कमांडर को भेज रहा है
और उसकी बाकायदा स्वीकृति होती है। हेक्टर मुनरो एक पूरे दरबार में सबके सामने उस खिलत को पहनते हैं और मुगल बादशाह का एहतराम भी करते हैं। इसके तुरंत बाद 1765 में शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया। साथ ही साथ रॉबर्ट क्लाइव को फरजंद की टाइटल दी, यानी कि अपने बेटे की। शायद शाह आलम उम्मीद ये कर रहे थे कि रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम को महफूज दिल्ली पहुंचाएंगे, क्योंकि उस वक्त उत्तर भारत में मराठों का दबदबा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1770 के दशक तक शाह आलम वहीं इलाहाबाद में रहे। पूरी 18वीं शताब्दी में ऐसे कई मौके थे जहां पे बादशाह खिल्लत भिजवाया करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स उनको बाकायदा रिसीव भी करते थे। इसके साथ साथ जो परंपरा थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह को सालाना 7 बार नजराना भेजना पड़ता था। इसके साथ साथ कंपनी के कमांडर इन चीफ को भी 3 दफा साल में नजराना भेजता था। ये इन एडिशन टू ईच टाइम अगर इनकी कभी मुलाकात हुई तो उन्हें वो तमाम रवायतें, जिसे अंग्रेजी में एटिकेट्स कहते हैं, जो कि एक बादशाह के लिए सटीक है, वो उनको निभाने पड़ते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी में 1765 के बाद, जैसा कि हम सब जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता हिंदुस्तान पर तेजी से बढ़ रही होती है और वास्तविक सत्ता यूं कहें तो कंपनी के हाथ में थी। मुगल बादशाह जो हैं, अगर निकोलस डर्क्स का फ्रेज इस्तेमाल किया जाए तो फॉलो क्राउन के रूप में दिखेगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई बादशाही उतनी हॉलो या खोखली थी, जो महज रिचुअल्स के दायरे में सीमित थी और वास्तविक सत्ता जो है वो कंपनी कर रही थी, या इन रवायतों का राजनैतिक महत्व था और इनके बगैर कंपनी वो राजनैतिक भाषा बोल नहीं सकती थी जो उस वक्त के लोग समझ पाते। ये बैकग्राउंड है मेरे रिसर्च का, जो मैंने आपको 18वीं शताब्दी में बताया। Let us come to 19th century before I go on and on about 18th century. हम अपने टॉपिक पर आते हैं, 19th century में क्या हो रहा था। मुगल बादशाह दिल्ली 1773 में पहुंचते हैं मराठा संरक्षण में। महदजी सिंधिया उन्हें अपने संरक्षण में महफूज दिल्ली लाते हैं और एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी, जो कि 1759 से खाली थी, वहां पर एक बार फिर से बादशाह गद्दी नशीन होते हैं। लेकिन वर्चुअली मुगल बादशाह जो थे पेंशनर थे मराठों के, जिस तरीके से 1765 से वो पेंशनर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन फिर भी ये वो दौर था जहां तमाम छोटे बड़े रजवाड़े, जमींदार, छोटी बड़ी रियासतें जो पॉलिटिकल डायनामिज्म के तहत उभर रही थी, वो मुगल बादशाह से टाइटल्स, ऑनर्स, अपनी सक्सेशन की कंफर्मेशन के लिए ख्वाहिशमंद रहते थे। ऐसे में जहां 19वीं शताब्दी में कंपनी हिंदुस्तान के लगभग अधिकांश हिस्से पर कब्जा किए हुए थी, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के तहत तमाम रियासतें अधीनस्थ हो चुकी थी कंपनी के गवर्नर्स को इस बात से एतराज था कि क्यों कंपनी मुलाजिम जो हैं ऐसे बादशाह को, अंग्रेजी में जो टर्म है बेलिगरेंट एम्परर, why should they show all such outwardly forms of courtesy and etiquette when the real power lies in the hands of the company. इसी चीज पर 18वीं शताब्दी से लेट 70s ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि कंपनी में Governor General in Council 1773 onwards, you have discussions going on as to what is to be done with the whole issue of gift exchange, of the issue of khillat, and a nazar which they thought was humiliating because they had to offer it. 1803 में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में मराठा सेना हारी जाती है और मुगल बादशाह एक बार फिर कंपनी के संरक्षण में आते हैं। अभी भी मुगल बादशाह शाह आलम ही थे, लेकिन दिल्ली पर अब कब्जा जो है वो कंपनी का था और बादशाह जो है सीमित हो गए थे लाल किले तक। उनकी तमाम बादशाही भी वहीं तक सीमित थी। As early as 1811, you have evidence when Lord Hastings did away with the practice of offering nazar 7 times annually on the grounds that
The East India Company does not recognize the Mughal as a sovereign. And also reiterating that given the nature of power of the company, the actual fountainhead of legitimacy is the company and not the Mughal emperor. 7 बार नजर का जो मैंने पहले आपको बताया था कि सालाना कंपनी भेजा करती थी, वो रुकवा दिया। लेकिन दिलचस्प बात ये भी है कि जो कमांडर इन चीफ साल में 3 बार नजर भेजते थे मुगल बादशाह को, उस पर भी रोक लगा दी गई। और कमांडर इन चीफ संप्रभुत्व शय नहीं है, लेकिन फिर भी उसको भी रोका गया। उस वक्त के बादशाह अकबर सेकंड वो इस बात पर एतराज करते हैं, लेकिन आउटवर्डली एटिकेट्स या जो एक बादशाह के प्रति जो रवायतें ड्यू थी, उस संदर्भ में उनकी जीत नहीं हुई। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट उनका ये भी था कि ये मॉनेटरी लॉस है बादशाही के लिए, जो इतना नजर उन्हें साल भर मिलता था उसको रोका जा रहा था। इसके बदले में कंपनी ने उनकी पेंशन में इजाफा किया, लेकिन नजर के नाम से कुछ भी पैसे देने से इनकार कर दिया। उसके बाद कई गवर्नर जनरल्स आए और सब अपने अपने तरीके से अपने ऑब्जेक्शंस या अपनी कंफर्मेशन इस चीज को वो खिल्लत और नजर के प्रति जाहिर करते थे। 19वीं शताब्दी में दिल्ली में एक अन्य राजनीतिक डेवलपमेंट होती है जिसे राइज ऑफ रेजिडेंसी पीरियड कहते हैं। वो दौर जिसमें ब्रिटिश रेजिडेंट्स नियुक्त हुआ करते थे। उसके पहले तक पॉलिटिकल एजेंट्स होते थे जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे कंपनी के। इवन इन 18th सेंचुरी यू हैड मेजर ब्राउन जो शाह आलम के दरबार में एज रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में ये चीज बदलता है। रेजिडेंट दरबारी रवायतों का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। जैसा कि माइकल फिशर अपनी किताब में लिखते हैं कि रेजिडेंट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्वार्टरली रिचुअल। रेजिडेंट की मौजूदगी गैर मौजूदगी एक सत्ता का प्रतीक बन जाता है, किस दरबार में रेजिडेंट रहते हैं या नहीं रहते हैं। शुरुआत के 3 रेजिडेंट्स कोलब्रुक, सेटन एंड Metcalfe, they actually continue with these practices, and the argument was very clear कि हम वो कर्टसी बादशाह को जरूर अदा करेंगे जो उनकी हैसियत के लिए ड्यू है, लेकिन जहां तक सवाल सत्ता का है वो कंपनी के पास है। लेकिन मेटकाफ के दौर में एक दिलचस्प बात हुई, वो ये थी कि पहली दफा सन 1827 में गवर्नर जनरल एट दैट टाइम लॉर्ड एमहर्स्ट दिल्ली आने वाले थे। अब तक कोई भी गवर्नर जनरल हिंदुस्तान नहीं आया था। पहली दफा जब लॉर्ड हेस्टिंग्स एक बार कोशिश कर रहे थे अकबर सेकंड के दौर में, ये मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि हेस्टिंग्स की जिद थी कि ये जो मुलाकात होगी इट विल बी ऑन टर्म्स ऑफ इक्वल रेसिप्रोसिटी, ये बराबरी के दर्जे पर होगा। गवर्नर जनरल अपने घोड़े से उतरकर पैदल चलकर बादशाह के दरबार में नहीं पहुंचेंगे, ना ही वो नजर ऑफर करेंगे और ना ही वो खिल्लत स्वीकार करेंगे। इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल और मुगल बादशाहों के बीच कोई भी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। तमाम संवाद ब्रिटिश रेजिडेंट के थ्रू हुआ करते थे और ब्रिटिश रेजिडेंट इन आउटवर्डली सिंबल्स ऑफ पावर को फॉलो करते थे। ये चीज लॉर्ड मिंटो के दौर में भी हुई, जो इक्वल रेसिप्रोसिटी की गुंजाइश ना होने की वजह से वो कभी दिल्ली नहीं आए। हालांकि ये अन्य दरबारों में मुलाकातें होती थी, वहां ये खिल्लत भी दिया करते थे। इस बात का काफी प्रमाण है कि हेस्टिंग्स, एमहर्स्ट, मिंटो ये मराठा दरबारों में भी गए हैं और कई ना सिर्फ से सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, बल्कि इनके अधीनस्थ जो जमींदारियां थी वो लोग भी कंपनी से खिल्लत की गुजारिश ये रखते थे। लेकिन थ्रूआउट 1811 ऑनवर्ड्स एक सवाल रेजिडेंट्स अलग अलग राज्यों में, चाहे वो ट्रावनकोर हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, और गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो कि कलकत्ते में बैठे हुए थे, इनमें कॉन्वर्सेशन होती थी कि ये जो प्रथा है
हिंदुस्तानी दरबारों में खिल्लत, नजर और अन्य किस्म के जो गिफ्ट्स उन्हें ले जाने पड़ते हैं, इसको रोकना पड़ेगा। 1827 की एमहर्स्ट और बादशाह के मुलाकात को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम ऑब्जेक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में आपसे बताना चाहेंगे। ये ऑब्जेक्शन खिल्लत और नजर या अन्य तोहफों को लेकर पहली दफा 19वीं शताब्दी में बदलते हुए राजनीतिक परिवेश के संदर्भ में नहीं हुआ था। 1770 में, इतने पहले 18वीं शताब्दी में भी इस बात पर सवाल उठाए गए थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि क्या कंपनी ऑफिशियल्स गिफ्ट्स ले सकते हैं। नजराना, कभी कभी ये बास्केट ऑफ फ्रूट्स हो सकता था, कभी ये पैसे हो सकते थे, बेशकीमती कपड़े हो सकते थे, गोल्ड कॉइन्स, मुहर्स, ये तमाम चीजें थी। और जिस तरीके की करप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी में 1756 और स्पेशली पलासी 1757 के बाद से 1772 तक हुई, जो कंपनी ऑफिशियल्स लिटरली हिंदुस्तान से पॉलिटिकल करप्शन के जरिए, इकोनॉमिक करप्शन के जरिए, गिफ्ट के जरिए बहुत ज्यादा धन जो हिंदुस्तान से बाहर इंग्लैंड ले जा रहे थे, जिसकी चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी हुई और इसके सबसे बड़े क्रिटिक एडमंड बर्ग थे। तो एज अ रिजल्ट इन 1772, सन 1772 में कंपनी ऑफिशियल्स के लिए ये अनिवार्य हो गया कि वो एक कॉवेनेंट साइन करें। उस कॉवेनेंट में लिखा होता था कि वो किसी भी हिंदुस्तानी राजा से या किसी नेटिव से कोई भी किस्म का गिफ्ट नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन इस कॉवेनेंट के बावजूद कंपनी मुसलसल गिफ्ट एक्सचेंज की प्रक्रिया में हर एक लेवल पर इन्वॉल्व रही, चाहे वो मुगल बादशाह हो, बंगाल के नवाब हो, हैदराबाद के निजाम हो, मराठों का दरबार हो या कि फिर पेशवा का, जहां मैले पेशवा के हर निजी फेस्टिवल में मौजूद रहकर गिफ्ट्स एक्सचेंज किया करते थे। लेकिन तमाम रेजिडेंट्स जो लिखते थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, और इस केस में हैदराबाद और ट्रैवनकोर के रेजिडेंट्स ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये नामुमकिन है कि हम तोहफे ना एक्सचेंज करें, क्योंकि अगर शासक कोई तोहफा अपने दरबार में जो हाजरीन हैं उनको देता है, उसको इनकार करना उसकी तौहीन होगी, और ये इनकार जो है एक राजनीतिक डिसीजन माना जाता है, तो फिर इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन वो ये भी लिखते हैं कि स्वीकार तो करेंगे, लेकिन फिर हमें रेसिप्रोकेट भी करना पड़ेगा। और कंपनी चूंकि एक व्यापारी शय थी, उनके लिए ये कहीं ज्यादा आर्थिक दबाव उन्हें लगता था कि हर ओकेजन पर उन्हें बहुत खर्चा करना पड़ता था और गिफ्ट्स जो हैं लाने पड़ते थे उस वैल्यू में, ताकि इक्वल रेसिप्रोसिटी हो सके जिस वैल्यू की गिफ्ट्स उन्हें मिले। इस तरीके से एक नया दफ्तर शुरू होता है सिविल पे मास्टर का, जिसका काम होता है कि तमाम गिफ्ट्स जो आते हैं उसकी बही खाता मेंटेन करें, किस ओकेजन पर, किसके लिए, कितने पीसेस, क्या कीमत थी उसकी, उसके बदले में क्या दिया गया, ये तमाम चीजें टैब्यूलेट करके आर्काइव्स में आपको मिलेंगी। बर्नार्ड कॉर्न लिखते हैं कि इन कॉलोनियलिज्म एंड इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज कि अंग्रेज अफसर्स हिंदुस्तान की इस राजनीतिक रवायत को समझ नहीं पाए और उन्होंने तमाम जो खिल्लत, नजर और अन्य तोहफों के एक्सचेंज की परंपरा थी उसको महज एक आर्थिक आयाम देकर छोड़ दिया। उसकी वजह से जो रिचुअल्स के साथ एक सेक्रेडनेस जुड़ी होती है, सॉलेनिटी, सोवरेनिटी जुड़ी हुई होती है, उसको इरोड कर दिया। क्या वाकई ऐसा हुआ? अगर आप खिल्लत के इतिहास में जाएं तो ऐसा नहीं है कि खिल्लतों का रिसाइकल नहीं होता था। अब्बासिड कैलिफेट ऑनवर्ड्स इस बात का काफी प्रमाण है कि खिल्लत जो है उस परंपरा, उस सेरेमोनियल के खत्म होने के बाद रिसाइकल हो जाता है। ऑटोमन साम्राज्य और हैब्सबर्ग साम्राज्य के दरमियान भी जो डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हुए जिसमें बेशकीमती रोब्स एक्सचेंज होते थे, उसको जो व्यापारी थे ऑक्शन किया करते थे ताकि उस कॉस्ट को रिकवर कर लिया जाए।
तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी या कोई नायाब बात नहीं थी। इनफैक्ट अगर आप गिफ्ट्स के सिद्धांतों में जाएं, रिचुअल्स के सिद्धांतों में जाएं, तो ये कहा जा सकता है कि कमोडिटीज, चीजें, सामग्रियां, वो गिफ्ट और ऑर्डिनरी कमोडिटी, इन दोनों की आइडेंटिटी से अंदर बाहर होती रहती है। तो फिर क्या अलग था ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में कर रही थी, जिसकी वजह से ये राजनीतिक परंपराएं खत्म हो रही थी या कंटेस्टेड थी एटलीस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से। कॉवेनेंट के बाद पहली दफा जो एतराज आया था वो हेस्टिंग्स की तरफ से आया, चूंकि उन्होंने कहा कि ये बराबरी के दर्जे पर मुलाकात होगी, नहीं तो नहीं होगी। When Amherst finally approached the Mughal emperor, एंड ये इसमें मेटकाफ, ब्रिटिश रेजिडेंट मेटकाफ का बहुत बड़ा रोल था कि एक मुलाकात अरेंज करवाया जाए, क्योंकि हेस्टिंग्स अपने उत्तर भारत की का टूर कर रहे थे और उन्हें रिक्वेस्ट किया गया था कि वो दिल्ली भी आए। तो टर्म्स एंड कंडीशंस, वो शर्तें तय की जा रही थी किस बेसिस पर मुलाकात हो सकती है। ये बात सही है कि राजनीतिक हालात बदल गए थे, बादशाह के पास वाकई कोई सत्ता नहीं थी और वो शायद इस दबाव में आ चुके थे कि अगर एक डिप्लोमेटिक मुलाकात होनी है तो ये कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही होगी। ऐसे में ये तय हुआ कि लॉर्ड एमहर्स्ट जो है वो पैदल चलकर दीवाने खास नहीं आएंगे, वो बकायदा कुर्सी पर बैठेंगे, वो कोई नजर ऑफर नहीं करेंगे, वो कोई खिल्लत भी नहीं स्वीकार करेंगे। एक दिलचस्प प्रक्रिया होती थी दरबार में, वो था पान उठाने का, लेकिन वो उससे भी इनकार किए। हाँ, इन दोनों के बीच एक गोल्ड नेकलेस जरूर एक्सचेंज हुआ। एज अ कॉम्प्रोमाइज ये तय किया गया कि ठीक है, गवर्नर जनरल इन रवायतों का पालन नहीं करेंगे, लेकिन कंपनी के अन्य मुलाजिम वो बादशाह को नजर जरूर ऑफर करेंगे। लेडी एमहर्स्ट जो कि ट्रैवल कर रही थी लॉर्ड एमहर्स्ट के साथ, अपनी डायरी में डिटेल में बताती है कि कितनी दफे गवर्नर जनरल जब बादशाह से मुलाकात करने गए, बादशाह ने रेसिप्रोकेट किया उनकी मुलाकात को उनके रेजिडेंस पर जाकर, फिर अन्य मुलाजिमों ने अपने नजर ऑफर किए, और फिर लेडी एमहर्स्ट खुद बादशाह की बेगम से मिलने गई, और ऐसे में उनकी बेगम ने इस बात को जाहिर किया कि अभी तक कंपनी ऑफिशियल्स ने, इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल, उन्होंने इनको, बेगम को कोई नजर नहीं दिया है। लेडी एमहर्स्ट ने उनसे कहा कि नहीं, बादशाह को काफी नजर दिए गए हैं हमारे कंपनी के ऑफिशियल से, और बेगम कहती हैं कि तो उनके लिए है, हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए। एंड लेडी एमहर्स्ट पॉइंट्स दिस आउट दैट इट्स रियली difficult to understand that why the family of the emperor is so keen only on gifts. And again, you know, ये जो एक क्यूरियोसिटी है कि क्यों बादशाह जो है सिर्फ तोहफे और क्या नायाब चीजें लाते हैं, ये इसमें इंटरेस्टेड हैं, इस चीज का जिक्र 17वीं शताब्दी में थॉमस रो भी करते हैं अपनी मेमोयर्स में। वो कहते हैं कि जब वो बादशाह जहांगीर के दरबार में गए थे तो वो सबसे ज्यादा क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि थॉमस रो यूरोप से क्या नायाब चीजें लेकर आए। अब थॉमस रो के पास जो भी था वो ऑलरेडी उनसे छीन लिया गया था, उनकी चोरी हो चुकी थी, और थॉमस रो के पास ऐसा कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं था जो बादशाह की उत्सुकता को बढ़ाए। ऐसे में बादशाह की नजर जो है थॉमस रो कि गले में पड़े एक नेकलेस पर जाती है जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। ये महिला थॉमस रो की फियोंसे मानी जाती है, और जहांगीर चूंकि खुद एक कलाकार थे, उन्हें वो तस्वीर बहुत पसंद आई। लेकिन ऑफ कोर्स थॉमस रो ये उनको गिफ्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन बादशाह को गिफ्ट ना देना भी उनकी तौहीन हुई। तो एक कॉम्प्रोमाइज यूं तय किया गया कि जहांगीर के एटलियर में जो कलाकार हैं वो उसको कॉपी करके, नहीं, एक कॉपी बादशाह को दे देंगे। अगली सुबह जब थॉमस रो ने कॉपीज देखी तो वो ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क नहीं कर पाए, लेकिन ये वो घटना है जिससे थॉमस रो और जहांगीर के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती हुई। जहांगीर ने थॉमस रो के कंधे पर अपने कंधे से उतारा हुआ एक रोब ऑफ ऑनर यानी खिल्लत उनको पहनाया था, और बाकायदगी से
थॉमस रो ने उसको पहना भी सबके सामने। थॉमस रो तमाम डिटेल में लिखते हैं कि दरबार में किस तरीके से ये हायरार्कीज प्रोड्यूस की गई थी कि कौन कहाँ खड़ा हो सकता है, बादशाह के लेफ्ट राइट, बादशाह से कितनी दूरी पर, कौन जमीन पर बैठ सकता है, तमाम चीजें आपको मिलती हैं। कमिंग बैक टू लेडी एमहर्स्ट डायरी, सो शी पॉइंट्स आउट दिस कि ये लोग बहुत ज्यादा गिफ्ट्स में इंटरेस्टेड है और उन्हें इस बात से हैरत होती है कि वो कितने ओकेजन्स पर गिफ्ट एक्सचेंज कर पाएंगे। लेकिन एमहर्स्ट और मुगल बादशाह में के जब ये मुलाकात हुई तो इट वाज अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश अंडरस्टैंडिंग ऑन टर्म्स ऑफ इक्वल रेसिप्रोसिटी। द क्वेश्चन इज, was this reciprocity equal to begin with, or was the power relationship already unequal? So even if there was attempt at equality, it was an unequal diplomatic exchange. सन 1828 में पहली दफा ये कानून लाया गया कि अब जो है हिंदुस्तान में किसी भी किस्म के गिफ्ट्स नहीं एक्सचेंज किए जाएंगे। इसका इमीडिएट प्री हिस्ट्री था कि चार्ल्स मेटकाफ 1827 में ये घोषित करते हैं कि जो दिल्ली के राजा हैं, बाय देन द मुगल एम्परर इज नॉट रेफर्ड टू एज बादशाह हिंद बट किंग ऑफ दिल्ली, एंड वो कहते हैं कि the privilege of the Delhi king to confer titles was to be limited to his own servants alone. यानी कि दिल्ली के राजा जो ऑनर्स, टाइटल्स और रोब्स ऑफ ऑनर है वो सिर्फ अपने नौकरों को दे सकते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंस में 1828 में यह तय किया गया कि तमाम राजा, शासक वर्ग के सदस्य जो भी दिल्ली में थे वो कंपनी से दिल्ली क्षेत्र के जो भी ऑफिशियल्स चाहते थे कि उनको रोब ऑफ ऑनर मिले, वो कंपनी के सामने अपनी अर्जी दे और कंपनी इस पर तय करेगी कि उनको खिल्लत मिले या ना मिले। ये भी डिक्लेयर किया गया कि दिल्ली के राजा अब इनको कोई भी ऑनर नहीं दे सकते और वो मान्य नहीं होगा। उसके अगले साल 1829 में फाइनली ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि तमाम ऑनररी डिस्टिंक्शंस, टाइटल्स जो पहले मुगल बादशाह किया करते थे अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया करेगी। साथ ही साथ ये भी एक एक्सेप्शन बनाया गया कि फिर भी दिल्ली के वो मुलाजिम जो बादशाह को नजर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। (1829) की इस रेजोल्यूशन का एक इतिहास है, वो ये है कि सेंट्रल प्रोविंसेस के कुछ शासक थे छोटी जमींदारियों के, जिन्होंने गवर्नर जनरल से दरखास्त की थी कि कंपनी उन्हें ऑनररी टाइटल्स दे, टाइटल्स लाइक बहादुर, महाराजा। ये जाकर फाइनल कल्मिनेशन इसका 1862 में होता है, जिसपे बारबरा रामसाक ने काम किया हुआ है, जब तमाम codes and honors of the British government in India came to be decided and new titles came to be made and old one was kind of discarded, but there were a lot of modification and adaptation itself. So as I said कि 1829 में रेजोल्यूशन पास किया गया और फाइनली 1830 में, और ये गौरतलब बात है कि जो सवाल 1770 के दशक से उठ रहा था कि कंपनी ऑफिशियल्स को गिफ्ट एक्सचेंज नहीं लेना चाहिए, अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो कितने वैल्यू की, इसको कैसे रोका जा सके, उसके जवाब में एक फाइनल रेजोल्यूशन 1830 में बनकर आता है। Of course, needless to say, by then we are headed towards the period of completion of the British paramountcy in India. But in 1830, final decision was taken, जिसमें जो
रोब्स ऑफ ऑनर या खिल्लत की रवायत थी, उस चीज को खत्म कर दिया जाएगा। सिमिलरली जो नजर एक ट्रे में गोल्ड मोहरें वगैरह जो दी जाती थी, ऑफर की जाती थी बादशाह को, वो भी खत्म कर दिया जाएगा। ये भी तय किया गया कि अब गवर्नर जनरल भी खिल्लत नहीं देंगे और खिल्लत की परंपरा यहाँ से रुकती है। साथ ही साथ कि हर किसी को गवर्नर जनरल के सामने नजर ऑफर करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट ये उनसे स्वीकार करेंगे जिनके ऊपर गवर्नर जनरल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑनर बेस्टो करना चाहते हैं। लेकिन वो तमाम लोग, कुछ एक्सेप्शंस इस कानून के लिए बनाए गए कि वो तमाम लोग जो फिर भी ख्वाहिशमंद हैं कंपनी से ऑनर्स एंड टाइटल्स के लिए, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड केस बाय केस उस पर फैसला किया जा सकता है। देन ये भी तय किया गया कि जो तोशखाना है उसमें एक छोटी सी इन्वेंट्री जरूर रखी जाए, ताकि अगर गवर्नर जनरल दौरे पर किसी राज्य में जाते हैं तो कुछ सिविलिटी के तौर पर गिफ्ट एक्सचेंज किए जा सके। इसमें कई चीजें, स्पेशली ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूरोपियन ओरिजिन लाइक कटवर्क ग्लास, क्लॉक्स, वेलवेट, तमाम तरीके की चीजें इंडियन कमोडिटीज के साथ साथ शामिल की गई। जहां तक दिल्ली के शाही परिवार का सवाल था, ये तय किया गया कि दिल्ली के संदर्भ में और मुगल बादशाह के प्रति क्या एटिकेट रहेगा, वो तब तय किया जाएगा जब गवर्नर जनरल भविष्य में अगर मुगल दरबार जाने का सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें नजर नहीं ऑफर करेंगे। अन्य जो स्वायत्त और स्वतंत्र रियासतें थी जैसे कि पंजाब, ग्वालियर एक्सेट्रा, ये हालातों पर छोड़ दिया गया कि इनके संबंध कैसे होंगे कंपनी से, उसके आधार पर डिप्लोमेटिक एटिकेट्स तय किया जाएगा। देन ये तमाम रेजोल्यूशन जो हिंदुस्तान के अलग अलग दरबारों में ब्रिटिश रेजिडेंट्स मौजूद थे, जैसे कि लखनऊ, ग्वालियर, दिल्ली, सागर, नर्मदा, बुंदेलखंड, बनारस, मुर्शिदाबाद, पटना, फर्रुखाबाद, बरेली, तमाम जगह, हैदराबाद, इनको भेजा गया ताकि रेजिडेंट्स इस कानून से वाकिफ हों और इसका पालन जरूर करें। लेकिन जब ये कानून बना, खास तौर से मुगलों के संदर्भ में, इट लेड टू ऑल काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। एक महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंस जो हुआ था वो ये था कि मुगल फैमिली, जो इतनी विस्तृत फैमिली थी, वो अलग अलग क्षेत्रों में भी थे एंड कई जगह तो जैसे बनारस और फर्रुखाबाद में भी इनके रिश्तेदार रह रहे थे। देन अवध के नवाब जो कि काफी पैली थे कंपनी के साथ, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, इन सब के जो राजे थे, इन तमाम लोगों को एक इंडिपेंडेंट कैटेगरी में डाला गया और इनको अलग किया गया फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। सो from here 1830s what you have is emergence of two categories, that there are people who are subjects of the company, but then there are people who are independent entities, probably not sovereign, but at least likely for diplomatic relations based on protocols to be observed by the company. Then there were also representatives who were called wakils, and they represented the company in many of these darbars. Again, जहां तक वकील शब्द का लिटरल ट्रांसलेशन है वो एजेंट्स है, और मुगल बादशाह, जहां मैंने आपको तमाम तरीके से बयां करके बताया कि कंपनी जो है वो वास्तविक सत्ता चूंकि उनके हाथ में थी, तो वो सांस्कृतिक रूप से अपने आप को अधीनस्थ नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन फिर भी मुगल करस्पॉन्डेंस को अगर आप देखिए तो वो कंपनी को वकील ही रेफर करती थी, गवर्नर जनरल को भी वकील ही रेफर करती थी। और 1832 में आपको ये एविडेंस मिलता है जहां गवर्नर जनरल ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि
Governor General is not a vakil, and he is to be treated on equal footing. गवर्नर जनरल इस बात पर भी एतराज करते हैं कि बादशाह जो है अर्जी भेजे, दैट इज रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेशन, ना कि रुका भेजे गवर्नर जनरल, दैट इज एन ऑर्डर फॉर अ कम्युनिकेशन। गवर्नर जनरल ने इस बात पर भी एतराज किया कि जिस तरीके के फॉर्म्स ऑफ एड्रेस कंपनी ऑफिशियल्स खासतौर से गवर्नर जनरल के लिए यूज किए जा रहे थे वो ना किए जाए, बाकायदा उनके जो एटिकेट्स हैं, भाषाई एटिकेट्स हैं, उनका पालन किया जाए। खलीता शब्द पर भी एतराज था, विच वॉज अगेन अ समन ऑर्डर, और इस चीज पर भी गवर्नर जनरल ने ऑब्जेक्ट किया कि खलीता भेजकर गवर्नर जनरल या फॉर दैट मैटर ब्रिटिश रेजिडेंट ने भी इस बात पर एतराज किया कि खलीता भेजकर उनको ना बुलाया जाए। अर्जी भेज सकते हैं मुगल बादशाह, लेकिन बादशाह की दृष्टिकोण में, मुगल परिवार के दृष्टिकोण में कंपनी वकील ही रहा, एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रहा। यही कारण है कि बादशाह अकबर सेकंड ने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर किंग ऑफ इंग्लैंड के पास एज एमिसरी भेजे, तमाम गिफ्ट्स देकर। उम्मीद ये की गई थी कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक संप्रभुत्व शय, मुगल परिवार का, मुगल बादशाह का रिप्रेजेंटेटिव जो है, डिप्लोमेटिक एमिसरी, एक अन्य संप्रभुत्व बादशाह से बात करेगा और कंपनी की ज्यादतियों को सामने लाया जाएगा। हालांकि इसका अंजाम बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो एक बादशाह की कोशिश थी ये असर्ट करना कि हम कंपनी से गुजारिश नहीं कर रहे हैं बल्कि सीधे किंग ऑफ इंग्लैंड से संवाद करेंगे, क्योंकि उनका जो एजेंट है वो बादशाह के साथ ज्यादतियां कर रहा है और सिर्फ उनको उतनी भी पेंशन नहीं दे रहा है जिसमें उनके परिवार का गुजारा चल सके। इवन अगर 1830 में कानून बन गया, 1842 में ऑब्जेक्शंस आ गए, दिलचस्प बात यह है कि एज लेट एज 1856 गदर की पूर्व संध्या पर भी कंपनी ऑफिशियल्स इस बात के लिए अपना एतराज जताते थे कि हिंदुस्तान पर उनका कब्जा है, वास्तविक सत्ता कंपनी के पास है, लेकिन फिर भी जहां कंपनी उनको ऑनर्स और टाइटल्स देने को तैयार है, फिर भी कई ऐसे छोटे रियासतें हैं, बड़ी सत्ताएं हैं, इवन किंगडम्स लाइक बड़ौदा, जो अपने इस दौर में मुगल बादशाह से एक छोटी सी चीज के लिए ख्वाहिशमंद रहते हैं, ना कि ग्रैंड टाइटल्स ऑफ ग्रांटेड बाय द कंपनी। वो कहते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल शेक्सपियर 1856 की अपनी रिकॉर्डिंग में लिखते हैं कि इवन नाउ व्हेन वी हैव ऑल द पावर ओवर इंडिया, yet Baroda is desirous of receiving a murchal from a Mughal emperor, and he prefers that than accepting grandiose title which we are willing to offer them. इसके तुरंत बाद 1857 की क्रांति आती है और 1858 में सत्ता जो है कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है। 1861-62 में तमाम राजनीतिक रवायतें जो हैं उनको कोडिफाई किया जाता है, किसके लिए कितने तोपों की सलामी, किनका क्या फ्लैग होगा, किनको क्या तोहफे दिए जा सकते हैं, क्या ऑनररी टाइटल्स दिए जा सकते हैं, ये तमाम चीजों की कोडिफिकेशन की गई जो आने वाले वक्तों में चलती आई। मुगल बादशाह, जैसा कि आप जानते हैं कि उन पर मुकदमा चलाया गया और उनको रंगून एग्जाइल कर दिया गया अपनी बेगम के साथ, जहां एक गुमनामी की मौत और गुमनामी में उनको दफन भी कर दिया गया। एक इतिहासकार के रूप में हम इन तमाम गिफ्ट एक्सचेंज को, पॉलिटिकल रिलेशंस को कैसे देख सकते हैं? जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि 1764 की लड़ाई में कंपनी युद्ध तो जीत जाती है, लेकिन सत्ता को प्रैक्टिस करने के लिए, या यूं कहें युद्ध जीत लिया तो क्या, उसके बाद आप अपना प्राधिकरण, अपनी सत्ता जाहिर कैसे करते हैं और जनता उसको स्वीकारती कैसे है, वो वैधता कहाँ से आती है? ये वैधता इन सांस्कृतिक भाषाओं से, जो राजनीतिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं
उनके जरिए आर्टिकुलेट होती है, और यही कारण है कि कंपनी इन रवायतों को नहीं खत्म कर सकती। समाजशास्त्री क्लिफर्ड गियर्स बाली के संदर्भ में जहां डच कॉलोनियल रूल था, उसको थिएटर स्टेट की संज्ञा देते हैं। निकोलस डर्क्स पुडुकोट्टई के संदर्भ में हॉलो क्राउन कहते हैं। लेकिन ये परंपराएं जो हैं, इनको हटाना मुश्किल था, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि एक ऐसी भाषा जो जनता समझ पाए, वो हायरार्की समझ पाए। गवर्नर जनरल भी कुछ वक्त तक खिल्लत दे रहे थे, और जब ये स्वीकार्य हो गया कि गवर्नर जनरल जो है एंड उनके जरिए कंपनी फाउंटेन हेड ऑफ ऑल लेजिटिमेसी है, तब जाकर खिल्लत की परंपरा को गवर्नर जनरल ने खत्म किया। तो ये सांस्कृतिक एक्सचेंजेस, पॉलिटिकल लैंग्वेजेस, कोर्टली एटिकेट्स, रिचुअल्स ऑफ रॉयल्टी बहुत महत्वपूर्ण थे। दूसरी बात ये कि ये तमाम जो एक्सचेंजेस हैं, वो उस बात की ओर इशारा करती है कि हाँ, वास्तविक सत्ता मुगल परिवार से चली गई थी। टेरिटोरियली उनके कब्जे में महज लाल किला ही था और उसके आसपास का इलाका, लेकिन एक पॉपुलर मेमोरी में मुगल बादशाह अभी भी बहुत महत्वपूर्ण थे, और यही कारण है कि वो आउटवर्डली फॉर्म्स ऑफ एटिकेट्स, offering of nazar, accepting a khillat, requesting for honorary titles, all of these were something which was still prevalent and definitely not undoable. Finally, गुस्ताखी चाहेंगे, लेकिन हम फैज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं, जो वो लिखते हैं कि अनगिनत सदियों के तारीख बहीमान तिलिस्म रेशमो अतलस को हम ख्वाब में बुलवाए हुए। जब हम ये रिसर्च कर रहे थे, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स तमाम डिटेल्स डालते हैं, क्या रेशम का खिल्लत था, क्या अतलस था, सैटिन का गिफ्ट था, क्या कमखाब थे, कितने थे, ये तमाम चीज़ों का वो जिक्र करते हैं। कितने पीसेस दिए गए, उनकी वैल्यू की थी, क्या थी, बाजार में क्या कीमत थी, तमाम चीज़ें वो कहते हैं। और वो तारीख दौर मुगल बादशाह के पतन का दौर था, लेकिन ये खिलत और नज़र की रवायत और तोहफों के एक्सचेंज, उस fossil remains of the Mughal Empire, it was still talking about the scale of grandeur of one of the empires which was the strongest and the most magnificent in the then contemporary world. शुक्रिया। तालीफ जी, मैंने ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया? तालीफ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत अच्छी बातें आप कर रही थी और बहुत ही इल्मी मजमून आपने पेश किया। खिलत की रिवायत यकीनन एक ऐसा मौजू है कि जिस पर आप अगर 1-1.5 घंटा और गुफ्तगू करें तो ये एक बहुत ही ज़ाहिर है कि उस ज़माने का एक पॉलिटिकल इशू भी है ये। मैंने इस बारे में अब तक मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़बान में इस पर हो सकता है कि कुछ मवाद हो जो मेरी नज़र से नहीं गुजरा हो, मगर बाकायदा उर्दू अदब की एक तारीख लिखी गई, हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर, जो तबस्सुम काश्मीरी ने लिखी, और उसमें उन्होंने इसका पूरा एक जो हुकूमत की हिकमत अमली थी उस ज़माने में, जो सियासी हिकमत अमली थी, उस पर उन्होंने एक बाब कायम किया। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से मुग़ल बादशाह, जैसा कि आपने इसमें तज़किरा भी किया कि मुग़ल बादशाह का जो ज़हनों पर इक़्तिदार था, जो अवाम के दिल में मुग़ल बादशाह का इक़्तिदार कायम था, वो ख़त्म नहीं होके दे रहा था। और इससे कंपनी भी खाइफ थी, और कंपनी का खौफ तो चूंकि दो गुना था। एक तो वो फ्रांसीसियों से भी पहले जो उनका खौफ था वो एक अलग खौफ था, और जो मुगलों से उनका खौफ था, माधवराव सिंधिया जो उनके साथ जो ये मुखालफत हो रही थी और उनके खिलाफ ये लोग सब खड़े थे। मगर जहां तक कंपनी का और मुगलों का ताल्लुक है, तो ये खिलत की रिवायत एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं आप, कि उन्होंने ऐसी हिकमत का इस्तेमाल किया जिससे किसी तरह मुगलों का अमल दखल ज़हनी तौर पर कमज़ोर पड़े और कम हो। इस बारे में आपने कुछ बातें बताई, 2-1 बातें मेरे ज़हन में आ रही थी जो मैं दरमियान में आपसे पूछना भी चाह रहा था। मसलन कंपनी के जो ज़माने में मेहमान आया करते थे और जो मुग़ल
एम्पायर खत्म हो रहा था और टूटता हुआ मुगल एम्पायर देख रहे थे, उसके बावजूद जब वो ये देखते थे कि जब बादशाह का कोई नुमाइंदा कहीं से गुजर जाता है तो लोग झुक जाते हैं, या बादशाह की सवारी कहीं से गुजर जाती है, कंपनी के जितने भी मुलाजिमीन हैं, जितने बड़े अफसरान हैं, उनका वैसा एहतराम नहीं किया जाता है, या जो भी बड़ा अफसर बादशाह के सामने जाता है उसको झुकना पड़ता है, उसको कोई नजर नियाज पेश करना पड़ती है, और उसके पॉलिटिकल बहुत ज्यादा उन्होंने कोशिश की, लेकिन बहुत सारी डायरीज आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसमें इसका एतराफ किया गया है, जो उस जमाने में लोग आते थे कंपनी सरकार के जमाने में और वो ये देखते थे और इस बात को मेंशन करते थे। सोनल जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा निजाम है, खिलत का निजाम, क्या ये निजाम दोहराया गया मुगलों के जमाने में 18वीं और 19वीं सदी में? क्या ये निजाम उस जमाने में इसी तरह से दूसरी हुकूमतों के साथ भी क्या हो रहा था? हिंदुस्तान में जो दूसरी छोटी बड़ी रियासतें थी, क्या उनमें भी ये जारी रहा कि जिस तरह मुगलों का के खिलत का बायकॉट किया जा रहा था या खिलत के निजाम को खत्म किया जा रहा था, क्या दूसरी छोटी छोटी रियासतों में और क्या दक्कन में भी इस तरह की चीजें कुछ हुई हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट आप अगर क्षेत्रीय रिसर्च करेंगे तो ये बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं हर अंग्रेज अफसर अपने आप में किसी दरबार में, चाहे मुगल दरबार हो, पेशवा का दरबार हो, बड़ौदा का दरबार हो, वो शायद थॉमस रो ही था, क्योंकि ये उसका पहला एक्सपीरियंस था उस पॉलिटिकल कल्चर से, और सब ने अपने अपने तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग की, अपनी डायरीज में, मेमोयर्स में, ऑफिशियल दस्तावेजों में। एक कंट्रास्ट जो उभर कर आया, जहां बड़ौदा में अलेक्जेंडर वॉकर जो है हर चीज को टैबुलेट किए हुए थे, इस तारीख को, इस ओकेजन पर इन इन लोगों को ये चीजें दी गई। इट्स अ टैबुलेटेड डेटा, नीट बैलेंस शीट के रूप में वो मेंटेन करते हैं, लेकिन वो कभी एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं कि जब खिलत दिया गया तो क्या राजा ने अपने कंधे पर से उतार कर उनके कंधे पर रखा, या शॉल अपने कंधे पे रख के उनके कंधे पर डाला। इस तरीके की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। सो इट इज अ प्योरली इकोनॉमिक मॉनिटरी टेबल। वहीं चार्ल्स मैले जो पेशवा के दरबार में बयां करते हैं, वो हर डिटेल के बारे में बताते हैं, कौन कहाँ बैठा था, बाद वो पेशवा कहाँ थे, वो पेशवा से कितनी दूरी पर थे, क्या चीजें ऑफर हुई, मैंने क्या दिया, मेरे तोहफों पर क्या कमेंट्स थे, वो तमाम डिस्क्रिप्शंस हैं। तो ये राजनीतिक परंपराएं जो है चल रही, और कंपनी ने किसी, लेट मी क्लैरिफाई दिस, कि कंपनी ने साजिश की तरह इन के तहत इन रवायतों को खत्म नहीं किया। अमूमन माना जाता है कि एक बार जब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, तो इन रवायतों को पढ़ने का तरीका एक ये है कि आप समझे कि नाउ द कंटेस्ट इज इन द कल्चरल डोमेन, ये एक सांस्कृतिक क्षेत्र में अब लड़ाई है। लेकिन नहीं, culture itself is political, and it was still a political conflict between the company and the Indian rulers, including the Mughal family, when there were negotiations, accommodations, modifications, elimination of every or components of the rituals and ceremonials. तो सत्ता जो है इस तरीके से धीरे धीरे ट्रांजिशन करती है, और नई राजनीतिक संस्कृतियां, जो कंपनी ने नए टाइटल्स लाए, बहादुर, खान बहादुर। हाँ, ये मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि जो खान बहादुर वगैरह का जो टाइटल दिया जाता था, और उस जमाने में जैसे गालिब को भी एक टाइटल मिला था, और जो उस जमाने के बड़े शौरा और बड़े लोगों को मुगल दरबार से जो टाइटल मिलता था, उस पर भी वो बड़ा फख्र महसूस करते थे और वो अपने नाम के साथ उसका नाम का हिस्सा बनाते थे। तो क्या ये जो टाइटल की रिवायत है, ये टाइटल की रिवायत वजीफे के साथ जुड़ी हुई थी कि जो जमाने में बादशाह वजीफा दिया करते थे? मिसाल के तौर पर गालिब को अगर 4 रुपए का वजीफा मिल रहा है तो गालिब इस बात पर खुश हैं, और दूसरों को अगर 1 रुपए का वजीफा मिल रहा है तो वो इस बात पर खुश हैं। तो क्या ये कुछ इस तरह से होता था कि बादशाह जो है उससे कुर्बत होती थी जिन शौरा की, वो बादशाह उनको टाइटल देते थे, या जो भी जिन लोगों को भी, जो मुआशरे में, सोसाइटी में जो किसी भी तरह से बड़े लोग थे और जो फनकार लोग थे, जो बड़े जिनको टाइटल दिया जाता था, तो क्या खिलत का जो इशू है
वो क्या वजीफे से भी जुड़ा हुआ था कि क्या सेम इशू वजीफे के साथ भी था कि बादशाह अगर किसी को इतना कम वजीफा दे रहा है तो वो भी अपने आप में एक फख्र महसूस कर रहा है कि मुझे वजीफा मिल रहा है बादशाह की तरफ से? यू नो इसको यूं समझें, एक तो कंपोनेंट आपके सवाल का ये है कि सिर्फ वजीफा था या टाइटल भी था या अन्य ऑनर्स भी थे, तो ये कभी अलग अलग भी क्या हो सकते थे, अलग मेरा अलग। पूछने का मकसद है कि वजीफा भी क्या किसी फख्र की चीज थी कोई? यस, आई एम कमिंग टू इट, एक मिनट। तो अलग अलग ओकेजन्स पर ये अलग इंडिविजुअली दी जा सकती थी या किसी एक सेरेमोनियल में आपको ये तमाम चीजें भी दी गई, उस तरीके से हो सकता है। वजीफा आप यूं कह सकते हैं कि इट वाज अ काइंड ऑफ एडिशन इन टर्म्स ऑफ ऑनर। एंड 18वीं शताब्दी तक आप आएंगे तो खिलत जो है 101 पीसेस का हो चुका था, इतने कंपोनेंट्स थे। सिर्फ रोब नहीं था, सिर्फ पगड़ी नहीं थी, पगड़ी में कलगी नहीं थी, सरपेच नहीं थी, किमखाब नहीं थे, एडिशंस होते चले गए। तो जो 7 पीसेस से शुरुआत थी खिलत की, कभी कभी 2 पीसेस भी होती थी, महज एक शॉल, तो वो 18वीं शताब्दी में 101 टुकड़े हो सकते थे, तमाम कंपोनेंट्स दिए जा सकते थे, चीजें। उसके साथ साथ आपको ऑनर भी दिया जा सकता था, टाइटल्स भी दिए जा सकते थे। और हाँ, इन सम वेज जैसा कि हम लोग हिस्ट्री में अक्सर कहते हैं कि द मोर हॉलो द क्राउन द मोर ग्रैंडर द टाइटल। जिसकी सत्ता जितनी कमजोर होती है उनके टाइटल्स उतने ही इलैबोरेट होते हैं। बादशाह शाह आलम लिटरली ट्रांसलेटेड एज एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जब उन्होंने ये टाइटल अपने लिए अख्तियार किया तो वो बिहार की एक छोटी सी जमींदारी में बादशाह बने थे, ना दिल्ली पर उनका कब्जा था ना बंगाल पर। तो ये जो इलैबोरेट ऑनर्स दिए जा रहे थे कुछ एक्सटेंट तक, इट वाज आल्सो टू असर्ट दैट पावर एंड अथॉरिटी, notwithstanding the actual political limitation. I hope that answers your question. जी 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 बिल्कुल। हमारे साथ शमा मित्रा चिनॉय साहबा भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो भी कुछ सवाल आपसे करेंगी, उनकी शिरकत ही हमारे लिए बड़ी बात है। शमा साहबा आदाब, आपकी आवाज आ रही है? आदाब। बहुत शुक्रिया आपने शिरकत की। मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा आप जो सवाल करना चाहें बराए मेहरबानी करें। शम, मैं एक बार 2 मिनट आपको शमा साहिबा को के बारे में, जाहिर है मैं क्या इनका तारुफ कर रहा हूँ, दिल्ली में शाहजहानाबाद के मौजू पर इनसे ज्यादा अथॉरिटी मेरे ख्याल से जो दिल्ली में 3-4 लोग बड़े नाम हैं उनमें एक शमा साहिबा का शुमार होता है। तो शमा साहिबा यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, जो गुफ्तगू करना चाहें वो भी करेंगी, जो सवाल करना चाहें वो भी करेंगी। आदाब सबको मेरा, और सोनल एज यूजुअल इट वाज फैंटास्टिक। Sonal, I have some very disparate questions. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि हर एक कंपनी का ऑफिशियल थॉमस रो हुआ करता था। मुझे नहीं लगता कि कोई थॉमस रो हुआ करता था, वो इसलिए कि इतना सब अंग्रेजों के बारे में, यूरोपियंस के बारे में और देयर एंगेजमेंट्स विद द मुगल कोर्ट पढ़ते हैं जब हम, तो ऐसा लगता है कि इन यूरोपियंस में एक इम्पेशंस था अबाउट द सेरेमनीज दैट गो ऑन इन द ओरिएंटल कोर्ट्स। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखती हैं? नहीं, ये लोग बाकायदगी से इसका हिस्सा बनते थे और जितनी डिटेल में ये रिकॉर्ड्स अपने मेमोयर्स में लिखते हैं वो दिलचस्पी, वो ऑब्जर्वेशन दिखता है। दूसरी बात कि ये जो धारणा है कि सिर्फ हिंदुस्तान के दरबारों में इस तरीके के इलैबोरेट रिचुअल्स थे, ये यूरोपीय इतिहासकारों की गलत धारणा रही। इंग्लैंड के दरबार में भी गिफ्ट एक्सचेंज बहुत ज़्यादा था और इनफैक्ट इसका हिस्ट्री के दृष्टिकोण से नहीं लेकिन लिटरेचर में ऐसे बहुत एविडेंस हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कंपनी के व्यापारी भी अंग्रेज बादशाह को जाकर गिफ्ट्स देते थे ताकि उनसे फेवर्स ले सकें, उनसे टाइटल्स भी लिया करते थे। थॉमस रो को भी टाइटल्स देकर भेजा गया था हिंदुस्तान ताकि उन एक व्यापारी के ओहदे को इतना ऊंचा किया जा सके कि इतने बड़े साम्राज्य के बादशाह के वो सामने जाकर इंग्लैंड जैसे छोटे
सत्ता के राजा को वो रिप्रेजेंट कर पाए. So impatience begins in the 19th century by when it is understood by the company officials, और इनकी नियुक्तियां ही यूं हो रही थी कि भाई आप प्रशासन देख रहे हैं. So, and also there is something very interesting that happens in 1815. The Congress of Vienna establishes the notion of diplomacy in an entirely new way. So the functions of an ambassador and powers and privileges also come to be defined. तो अब तक जहां कंपनी के व्यापारी एम्बेसडर भी थे, गवर्नर जनरल भी थे, व्यापारी भी थे, सब कुछ वो कर रहे थे, 1815 के बाद एम्बेसडरशिप एंड एनवॉयज बिकम अ वेरी डिस्टिंक्ट प्रोफेशन एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर ड्यूटीज, वो तमाम चीजें जो है डिफाइन हो जाती है. और इस परिवेश में कंपनी अपने आप को एक वकील नहीं मानता है. दे से दैट वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स बट वी आर नॉट वकील. The challenge begins after that because there are new notions of diplomacy and new notion of sovereignty also emerging at this time. No, actually, I was not talking about the fact that there was no gift exchange or, honor being bestowed on people who come to the court. But what I meant was that in India, perhaps, or in Asia, perhaps, the whole ceremony is terribly long drawn out. And you don't see this kind of a long ceremony I think probably in Western courts, these ceremonies were a little more informal and shorter. So there was an impatience as if these things are going on and on. That is what I meant. Yeah, बहुत prolonged थे. I totally agree with you there. बहुत लंबे, कई बार तो इनफैक्ट जो बंगाल में पुण्य की सेरेमनी थी, जो टास्क ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन का, जो बैसाख के दिन जो ये फेस्टिवल होता था, इसमें खिल्लत नजर, तमाम तरीके पब्लिक सेरेमोनियल, जहां पूरे गांव के गांव आते थे देखने के लिए. एंड कंपनी ने इसको 1772 तक फॉलो किया. इट वाज वेरी टीडियस एंड देन इट डिड अवे विद इट. But it did away with that political ritual, a language which was understood by the people. एंड इसीलिए उनको रेवेन्यू कलेक्शन में भी आगे काफी मुश्किलात आई. सो मेरे एक और छोटा सा सवाल था. सॉरी, एक्चुअली मैं इन चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखती, इसलिए एक ले पर्सन्स क्वेश्चन है. आपने बोला कि खिल्लत को रिसाइकल किया जाता था, तो ये रिसाइकल का मतलब क्या है? कि उसको जो खरीदने वाला है, क्या वो उसको वापस दरबार में बेच रहा है, या क्या हो रहा है वो रिसाइकल होने के बाद? कहीं भी जा सकता है. दिस इज लाइक कि जब हम गिफ्ट के थियरी पर रिसर्च कर रहे थे, तो हिंदुस्तान में जो फ्यूनररी रिचुअल्स है हिंदुओं में, उसमें दान किया जाता है, तमाम हाउस होल्ड आइटम्स, एवरीथिंग. वो रिसाइकल हो जाती है. वो पंडित जो है वो बाजार में ले जाता है, बेच देता है. बट इट वॉज नॉट दैट सिंपल, क्योंकि इन खिल्लतों की जो ऑक्शनिंग होती थी, इसमें एक वैल्यू भी एडेड था. ये बादशाह का है या ये पेशवा का है. तो मॉनेटरी वैल्यू में इजाफा कुछ इंस्टेंसेस में देखा गया है. हैब्सबर्ग और ऑटोमन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के संदर्भ में भी ज्यूइश मर्चेंट्स जो हैं वो बकायदा ये डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स को ही कुछ व्यापारी जो हैं खरीदते थे और उनको बेचा करते थे. और फिर वो व्यापारी आगे किसको बेचते थे, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ. बहुत सारे ख्वाहिशमंद लोग थे जो अपने आप को, अपनी स्टेटस, अपनी पोजीशन में इजाफा चाहते थे, वो खरीदते थे. पहले तो ये तोशखाने में जाता था, और इट वाज आल्सो अ ह्यूज प्रॉपर्टी, क्योंकि वो गोल्ड या सिल्वर की धागों से जो इन रेशम पे काम किया होता था, इनकी खुद की कीमत, मॉनेटरी कीमत बहुत ज्यादा होगी. इसीलिए इनकी वैल्यू थी, ना सिर्फ कि ये ऑफर किया गया है ऑनर के संदर्भ में. सो that had a monetary value, and there was further increase in the monetary value by when it was auctioned, and there were people who were desirous of increasing their status by claiming, I possess that robe that came from that darbar. Yeah, but Sonal, you mentioned Kheem Khab, you mentioned Saturn, for these khillats. मैंने कहीं पढ़ा है, शायद फारूकी साहब की किताब में पढ़ा है,
कि कभी कभी वो ये भी मानते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स, दे वुड कॉल इट वर्थलेस पीसेस ऑफ क्लॉथ, They did. क्योंकि by the time you come to the end of Akbar Sani's period and Bahadur Shah Zafar's period, the cloth had indeed become rather worthless, and it had no monetary value as such. It had some kind of value that it was being bestowed by the king, but it had no value in terms of the actual cloth or what was worked on the cloth. But Sonal, I have one question to ask, last question. You said that Raja Ram Mohan Roy was sent to England to represent Akbar the second, and this was the message from one sovereign to another. Then in 1857, why did the British try Bahadur Shah Zafar for treason? How can a sovereign commit treason? Only a subject can commit treason. Yeah, you see, by that time, especially Dalhousie onwards, it was any, even those fossil remains or skeleton remains of Mughal authority had gone. And when 1857 happened, if you read the newspapers in England at that time, there was a huge furor about what the Indians had done, that they were massacring the British in India. And also, it was about saying that it is a conspiracy of the Muslims and Hindus to eliminate the Christian race from Asia. Newspaper articles are full of that kind of thing. Although अखबारों में ये भी है कि कंपनी की निंदा की जा रही थी कि ये एक दिन होना ही था जिस तरीके से कंपनी हिंदुस्तान को लूट रही थी. But that was also the time you see that post 1815 the power equations are changing. Global power equations are changing. British Empire is territorially expanding, and there are other competing empires at that time. The Tsarist Russia, and there is a struggle for supremacy in the continent as well. So, amidst that, loss of India is something that it was a huge loss of prestige as well. It would have been that as well. And as I said, 1815 कांग्रेस ऑफ वियना के बाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अलग तरीके से डिफाइन किया जाने लगा. And because this episode was under so much of limelight, in my opinion, following a due legal process and saying that it is treason, because by then the King of Delhi was, Emperor of India was reduced to King of Delhi. It was decided that now the Crown Prince will not be after him, there will be no Shahzada. तो वो तमाम चीजें, उनकी रॉयल्टी, सॉवरेनिटी सब खत्म हो गई थी, सिक्कों पर से उनके नाम हट गए थे. So, but a due legal process was taken to justify their course of action and not outrightly eliminating the Mughal family. Sonal, we will continue this conversation some other time. Thank you so much. And I thank Urdu Ghar for this opportunity they have given me to have a little chat with you. Thank you. शुक्रिया मैम. बहुत बहुत शुक्रिया शमा साहिबा. आपकी जितनी भी गुफ्तगू थी और जितनी गुफ्तगू हमने सुनी, यकीनन वो बहुत ही अहम थी. ये सेशन जाहिर है कि अभी अगर 1 घंटा 30 मिनट हो गया, कुछ वक्त बढ़ गया इसका, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक निहायत कामयाब. शमा साहिबा इस सेशन में उन्होंने शिरकत की और इतने अहम सवालात उन्होंने पूछे और इतनी अहम बातें उन्होंने की. मैं इस पूरे सेशन के लिए, जिस सेशन में सोनल ने इतनी इल्मी और इतनी अच्छी गुफ्तगू की, उसके लिए मैं सोनल साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ. और ख़ासतौर से शमा मित्रा चिनॉय साहिबा जिन्होंने इतना कीमती वक्त निकाल के इसमें शिरकत की, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ. और यकीनन आपको इस पूरे सेशन से खिलत की रिवायत के बारे में बहुत सारी नई बातें मालूम हुई होंगी. और हम मुस्तकिल नए नए मौज़ूआत पर आपके सामने हाजिर आएंगे. अभी अगले नए मौज़ूआत के साथ भी आएंगे.
और हमें ये उम्मीद है कि शमा साहिबा ने आज शिरकत की और हम मुस्तकबिल में शमा साहिबा के साथ बाकायदा कोई सेशन करेंगे और उनसे हम गुजारिश करेंगे और वो हमारी गुजारिश कबूल करेंगी। मुझे बहुत खुशी है कि ये एक कामयाब सेशन हुआ। और सोनल, आपको बहुत मुबारक कि आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। जब भी एक बात मैं आपसे और कहूंगा और अपने तमाम देखने वालों से कहूंगा कि कोई भी ऐसा मवाद या कोई भी ऐसा आर्टिकल या कोई भी ऐसा काम जो आपने हिस्ट्री के मुताबिक किया हो, हिस्ट्री पे किया हो या हिस्ट्री की स्ट्रीम में किया हो, वो आप अगर सामने लाना चाहते हैं, मंजर आम पर लाना चाहते हैं, तो उसे आप उर्दू घर के साथ शेयर कीजिए। उर्दू घर की एक कमेटी है जिस कमेटी में कुछ बड़े लोग हैं जो खासे इल्मी और आपके मौज़ूआत को देखेंगे और उनको परखेंगे, और अगर वो मौजू काबिले इशाअत हुआ तो उसे शाये भी किया जाएगा। तो हम तमाम दोस्तों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये सेशन देखा और उन लोगों के भी जिन्होंने इसमें शिरकत की। थैंक यू वेरी मच सोनल। और हमारे अगले अगले सेशन के लिए आप मुंतजिर रहिए, हम जल्द हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तालीफ जी, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये सेशन पसंद आया हो, एंड आई होप आई वाज बेटर देन अ रेडियो आर्टिस्ट। ये कोई हमारी हैविंग शाह मित्रा चिनॉय जी। ठीक है, थैंक यू, बाय।